तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज फाइनली अपन क्वेश्चन आंसर्स लेकर के इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यार देखो, समझो, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको। मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि हमने चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ा है कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही बोलोगे अरे ये तो आता है। तो जो क्वेश्चन बहुत खास है ना, मैं उसी को आपको कराऊंगा। ये बात आप क्लियर करो और मैं बाकी आपको हिंट दे दूंगा कैसे करना है, तो फिर आपको करना है। तो देखो, अपन ले रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर के बीच के क्वेश्चन सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं, और इस बल्कि पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी 4-5 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एनसीईआरटी जो मेरे पास अभी है ये 2018 का संस्करण है, ये वाला। मतलब मेरे को लग रहा है ये सबसे नया वाला ही है हिंदी में जो है मेरे पास में, और पुराने वाले भी मैंने पढ़े हैं, तो खैर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है उनमें। इसके अलावा एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से बता दूं, ये जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ना, या जो इस चैप्टर में हमने किए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी। एसएससी का एग्ज़ाम ले लो आप, सीजीएल का, उसमें भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक पेपर देखा था, तो उनमें भी क्या क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कार्बन कंपाउंड दे रखा होता है, नाम दे रखा होता है, फिर पूछा होता है कि भाई संतृप्त कौन सा होगा, असंतृप्त कौन सा होगा, या फिर पूछा होता है कि इसका नाम क्या होगा, जो हमने नामकरण पद्धति सीखी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो साइंस है ना, ये जो हमारी साइंस है, 9th की साइंस, 10th की साइंस, ये आपको सच में, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो ना अपनी लाइफ में, कहीं पर भी इंटरव्यूज़ देते हो, या उन सबको अगर आप साइड में रख भी दो, आपके जीवन की डेली की बात करें, मतलब मेरे को पूरा भरोसा है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जैसे जो चैप्टर है, जो 12th चैप्टर है अपना, इसमें 12वां विद्युत धारा वाला, या चैप्टर नंबर अगर कभी चेंज भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इतना बता चुका हूँ उस 12वें चैप्टर में, 13वें चैप्टर में, कि आप अपने घर का जो सर्किट बना हुआ है ना पूरा, वो समझ सकते हो कि कौन सा तार कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि खोल के बैठ जाना कि अभी ठीक करते हैं हम तो कुछ ख़राब हो गया, तो नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया है। अगर आप आईटीआई करते हो, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में इस तरह से आगे बढ़ते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ काम आएंगी एज इट इज़। अब एक बात समझने की कोशिश करना, हमारे देश की पता है शिक्षा पद्धति कितनी बेकार हो चुकी है अंग्रेजों के टाइम से, जो लॉर्ड मकैले हमको दे करके गए थे। आप जान करके हैरान हो जाओगे कि मान लो कि आईआईटी का दिल्ली का कॉलेज है हमारा, और उसमें किसी व्यक्ति ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मतलब उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, उसने गाड़ियाँ बनाना सीखी हैं कि इंजन कैसे काम करता है, या कार्स में कौन सा इंजन होता है, या किसी और गाड़ी में कौन सा होता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि अगर कहीं सड़क चलते उसकी गाड़ी खराब हो जाए तो बहुत कम संभावना है कि वो अपनी गाड़ी भी ठीक कर सकता है क्या। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश में हम कैसा पढ़ते जा रहे हैं, बस हम पढ़ते ही जा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन, दैनिक जीवन में प्रयोग, वो कहाँ है। मतलब अगर आप सोचो, अगर हम इंजीनियरिंग किए हैं तो हमसे इतना तो उम्मीद करेगा कि कोई, चलो मान लो थोड़ा कूलर बंद हो गया तो इसको देख दो यार, आपने तो इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया है, कोई ऐसा बोलेगा। अब मेरे हैं काफ़ी सारे ऐसे मित्र जो कि नहीं कर सकते उन्होंने खाली पढ़ा ही है। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं कितना फोर्स कर रहा हूँ प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ क्लियर कर लो, मैं आपको केवल और केवल क्या बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब जो मैंने नहीं बताए आपको चैप्टर में, जो चैप्टर में पढ़ चुके हो वो तो आप खुद करोगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, पहला कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है। पढ़ चुके हैं अपन, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ईंधन है ना, वो अच्छी तरह से जल नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन जो है उसको प्रॉपर मिल नहीं पा रही जलने के लिए, इसीलिए सब कालिक कालिक हो जाता है। और इस कालिक को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, सूत बोलते हैं, SOOT, सूट, या हिंदी में भी इसको सूत ही बोलते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, बहुत सिंपल है वैसे। हमें एक कार्बन कंपाउंड दे रखा है जो कि क्या है, CH3Cl। ये 4th क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर आपका, CH3Cl, और क्वेश्चन हमको बोला है आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। आबंध निर्माण का प्रयोग करो, तो आबंध निर्माण आप क्या करो, बहुत सिंपल है ना, इसका स्ट्रक्चर बना दो पहले तो आप, कि जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, इस तरह से 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु विन्यास जो है अगर वो भी बनाना चाहो तो वो भी बना दो, कि कार्बन के क्रॉस क्रॉस से बना के दिखा दो इसको आप,
और 3 हाइड्रोजन के डॉट डॉट से बना करके दिखा दो भले ही इसको आप, और एक क्लोरीन का भी यहां पर आप डॉट बना करके दिखा दो मान लो इसको। अब चाहो तो गोले वोले बनाते रहना, इतना बना दो पहले आप। फिर आप एक चीज यहां ध्यान रखना, समझना, हमें ये समझाना है इसको कि भाई किस तरह का बॉन्ड है और कैसे बना हुआ है। ये है बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन आपको एग्जाम में क्या बात ध्यान रखनी है, आपका बोर्ड का एग्जाम है तो क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है उसके हिसाब से हमें लिखना है। मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप क्या लिखोगे, ये बना दोगे, फिर आप बोलोगे कि यहाँ जो कार्बन है वो जो अपनी चतुःसंयोजकता है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ करके पूरी कर रहा है और 1 क्लोरीन से जुड़ करके पूरी कर रहा है, और जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो अपनी अपनी जो बाह्य कोश को पूर्ण करने के लिए उनको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है वो कार्बन से जुड़ करके पूरा कर रहे हैं, और जो क्लोरीन है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है ना, वो किसके साथ में कर रहा है, कार्बन के साथ में कर रहा है, साझा कर रहा है, वो कार्बन के साथ में कर रहा है। इस तरह से एक सहसंयोजी आबंध का निर्माण हो रहा है, बात खत्म। एक कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये जो मैंने बोला ना, ये भी मैंने काफी लंबा बोल दिया है। आपको 2 नंबर में तो कोशिश करनी है कि इससे छोटा ही लिखोगे, 3 लाइन में खत्म करना है उसको, स्ट्रक्चर बनाना है, 3 लाइन लिखनी है, खत्म। लेकिन अब मान लो यही क्वेश्चन 4 नंबर का है तो फिर हमें ना बावड़े हो जाना है, हम आधा पेज लिख करके आएंगे। फिर हम कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर आप लिखोगे, शुरू से कथा शुरू करना फिर आप कि भाई कार्बन जो है वो अपना सहसंयोजी आबंध बनाता है और आयनिक आबंध का निर्माण नहीं करता है। तो बोला क्यों नहीं करता है वो समझाएंगे फिर उसको हम। कार्बन आयनिक आबंध का निर्माण नहीं करता है क्योंकि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के C4 माइनस बना दे, C4 माइनस आयन बना दे, तो जो एटम है, जो परमाणु है, वो अस्थायी हो जाएगा। दूसरा, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन देकर के C+4 या C4+ नहीं बनाता है। क्या कारण है इसका, क्योंकि इसका करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये भी संभव नहीं है। फिर इतना लिखने के बाद इसीलिए जो है कार्बन कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। और यहां पर जो पहले मैंने आपको पूरा बोला कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये सब लिख करके आ जाना है। बहुत सिंपल है। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैंने हिंट दिया है, अब टेस्ट है आपका। अगर आप यहां खुद से लिख लिए ना तो एग्जाम में भी आपको लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। ये क्लियर करो बात आप, तो ये करना है आपको, और करो। मेल आईडी है मेरी आपके पास में, भेजना है। आगे सुनो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करोगे। देखो 2 चीजें बोली है इसने अपने को, एथेनॉल बोला है अल्कोहल, और दूसरा अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल का इसने यहाँ पर नाम लिया है। इन दोनों में क्या बताना है, अंतर, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अंतर जो है ना वो हमें 2 आधार पर बताना है। एक तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। तो क्वेश्चन का एक एक हिस्से का आप जब तक जवाब नहीं दोगे ना, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको एक हिस्सा बनाना है क्वेश्चन का भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, और उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो वो सुनो। भौतिक गुणधर्म दिमाग में आते ही सबसे पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए ना, वो होना चाहिए गलनांक क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक दोनों का अलग अलग है। तो आप लिख दो कि भाई जो अल्कोहल का गलनांक और क्वथनांक इतना इतना केल्विन है, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका इतना इतना केल्विन है। ये गुणधर्म हो गया। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या आप बोलोगे, अपने लेवल पर बोल रहे हैं अपन, वैज्ञानिक बन करके नहीं बोल रहे हैं इनको। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो इथेनॉल है उसमें से स्पिरिट की जैसी गंध आती है, स्मेल जो होती है ना वो कैसी आती है, स्पिरिट क्या होती है, मेडिकल पे मिल जाती है। और डॉक्टर लोग नहीं क्या करते, जैसे मान लो अपनी चोट वोट लगी कभी पैर वैर में, कहीं पर हाथ हाथ में खून वून आया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पट्टी वट्टी बांधी भी होती है। तो पट्टी जब खोलते हैं ना चेंज करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए, तो वो चिपक जाती है स्किन पे, रुई वगैरह। तो उसके ऊपर वो लोग क्या डालते हैं, एक बॉटल लेते हैं और ऐसे स्पिरिट डालते हैं ताकि वो हट जाए। और भी काम है स्पिरिट के, आप ढूंढ सकते हो क्या क्या काम है ये बात। तो अल्कोहल ही है स्पिरिट में असल में, तो अल्कोहल का ही सॉल्यूशन है वो। तो अल्कोहल ही है वहां पे, तो गन से ही मारी है। हम तो बच्चों के लेवल पे बोल रहे हैं ना, हाँ बोले आ रही है, गलत थोड़ी है ये चीज। दूसरा, आप इथेनॉइक अम्ल के लिए आप इसको बोल दो कि विनेगर जैसी उसमें से गंध आती है, विनेगर में खुद वही तो है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। ये एक भौतिक गुणधर्म है, आपने बाहर से देख करके बता दिया उसको, या उसको गर्म कर रहे हो जब आप, तो आपने उस आधार पर गलनांक और क्वथनांक की बात कर ली। तो 2 पॉइंट मान लो आपने यहाँ पर लिख दिए, और भी लिख सकते हो, लेकिन 2 अभी बहुत है। क्वेश्चन कितने नंबर का है ये भी जरूरी है समझना है अपने को।
फिर दूसरा आप बोलोगे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। तो देखो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर आप एक तो इसको बोलो कि ऐसे देखो समझो, हमारे पास एक है एथेनॉइक अम्ल और एक तरफ है हमारे पास में एल्कोहल। अब समझना, ये एक एसिड है और एसिड बेस वाले चैप्टर से हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं, ये क्या है, अम्ल मतलब एसिड, और एसिड के लिए आपको याद रखना है ABR। ABCD में ए के बाद क्या आता है, बी आता है ना। क्या याद रखना है आपको, एसिड जो है वो नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं, रेड में बदल देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा कौन, एथेनॉइक अम्ल। लेकिन क्या ये चीज अल्कोहल करेगा, नहीं करेगा। तो आप बोलोगे नीले लिटमस पत्र को जो एथेनॉइक अम्ल है वो लाल में बदल देगा, लेकिन अल्कोहल जो है वो नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब आप समझना इस बात को, एसिड के लिए अगर ABR है मतलब नीले से लाल में बदल देगा, तो बेस के लिए मतलब क्षार के लिए क्या होगा, उल्टा होगा, लाल से नीला कर देगा। ये बात समझो। अभी मैंने सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि यहां ये चीज काम आई है, बाकी ये जब हम और डिटेल में दूसरे चैप्टर में देखेंगे तो वहां बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब आगे आओ, तो ये तो एक हो गया रासायनिक गुणधर्म। दूसरा रासायनिक गुणधर्म आप लिख सकते हो, देखो कुछ एक अभिक्रिया अपन ने ऐसी पढ़ी थी जो केवल अल्कोहल करता है, और कुछ एक हमने ऐसी पढ़ी थी जो दोनों में अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी। किसकी अभिक्रिया थी वो एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया थी। तो हम बोलेंगे कि एथेनॉइक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। और आप अगर अभिक्रिया आप लिखकर दिखाना चाहते हो, बड़ा क्वेश्चन है आपका बड़े नंबर का, तो वो आप करके बता दो। जबकि जो अल्कोहल है वो नहीं करता। किन किन से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता अल्कोहल। और देखो एक और अंतर क्या है दोनों के बीच में, हमने पढ़ा था जो अल्कोहल है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो अपने पास में CH3CH2OH, और इसका हमने एक अभिक्रिया देखी थी किससे, सोडियम से, और सोडियम से अभिक्रिया करके इसने यहां पर क्या बनाया था, सोडियम इथॉक्साइड बनाया था। और साथ ही साथ में यहां पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जाकर के ध्यान से देख लेना। लेकिन वही सोडियम के साथ अगर अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसकी, एथेनॉइक अम्ल की, तो यहां पर सोडियम इथॉक्साइड नहीं बनता, यहां पर क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। ये एक और रासायनिक गुणधर्म हो गया, सोडियम एसीटेट बन रहा है और यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ध्यान दो आप, ये जाके चेक करना आप, ये फिर आपको काम दे रहा हूं मैं। तो बस आपको ये दो गुणधर्म लिखने हैं, दो रासायनिक में लिख देना, 2-3, और 2-3 उधर लिख देना। और भी ढूंढ रहे हो, लिख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मान लो क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपने 2 पॉइंट पहले में लिख दिए, 2 पॉइंट बाद वाले में लिख दिए, तो आधे आधे पॉइंट का आधे आधे नंबर का एक पॉइंट हो गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको प्लान करके चलना, लिखना कितना बड़ा है, स्ट्रक्चर बना करके चलना है दिमाग में, ठीक है। तो इतना काफी है आंसर। फिर इसके बाद आप बोलोगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8th, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है ना। ये पूरी क्रियाविधि नहीं पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है मिसेल का निर्माण क्यों होता है, ये बताओ। फिर आगे पूछ रहा है क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। तो देखो यहां पर आपको क्या समझाना है इसको, सबसे पहले कि देखो मिसेल का निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि जो साबुन का अणु है ना, उसके 2 सिरे हैं, एक जल रागी है और एक जल विरागी है। तो जो जल रागी है वो तो पानी में घुल जाता है, जो जल विरागी सिरा है वो क्या करता है, एक गुच्छा बनाता है, और उसमें जो सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं, जो कार्बन चेन के सिरे हैं, जो पूंछ हैं, वो मिल करके मिसेल का निर्माण कर लेती हैं। और जब तेलीय कोई अगर मैल होता है वहां पर, तो उसमें जाकर के चिपक जाती हैं और मिसेल का निर्माण हो जाता है। ये चीज समझानी है आपको, पूरा प्रोसेस नहीं बताना आपको कि फिर उसको पटकेंगे, फिर उसको धोएंगे तो मिसेल हिलेगा, फिर वो बाहर आ जाएगा, फिर मिसेल नहीं, आपको बस ये चीज समझानी है। फिर इसने अगले हिस्से में क्या पूछा है आपसे, क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए यहां पर नहीं होता है, क्योंकि जो साबुन है ना वो दूसरे एथेनॉल जैसे जो दूसरे विलायक हैं उनमें घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वहां पे मिसेल नहीं बन पाता। यहां पर आपको इतना लिख के खत्म करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आगे सुनो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कार्बन एवं उसके यौगिकों का
उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? भाई कार्बन और उसके यौगिक की आप क्यों काम में ले रहे हो ईंधन के रूप में? तो मतलब अधिकतर जो है, तो उसका उत्तर आपको देना है बहुत सरल शब्दों में कि कैलोरिक मान जो है, कैलोरिफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है इनकी। मतलब थोड़ा सा जलाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी अपने को या ऊर्जा जो है उसमें से मिलती है। आप लिखना चाहो तो कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, ये लिख सकते हो, कैलोरिफिक मान ज़्यादा होता है। या आप इसको सरल भाषा में क्या लिख सकते हो, थोड़े ईंधन का उपयोग करने पर हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ये लिख सकते हो, सरल बात है। ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, इनसे जो है पॉल्यूशन कम होता है, प्रदूषण जो है कम होता है क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है। तीसरा आप लिख सकते हो सरलता से अवेलेबल है। एलपीजी का सिलेंडर आप लेकर के अगर घर पे अपने 1-2 महीना 1.5 महीना चला रहे हो, अगर आप 4 जने हो घर पे, तो आप सोचो ना कि आपने मान लो 700-800 रुपये दिए हैं उस सिलेंडर के लिए और आप उससे 1.5 महीने तक खाना बना पा रहे हो, 2-2 टाइम, और चाय वाय भी बना ही रहे हो, तो सस्ता भी तो है, मिल भी तो रहा है आराम से। ये बात है ना, है भी आपके वातावरण में, पर्यावरण में, या खनिजों से हम निकाल रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट अगर आप मेंशन कर दोगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखो अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित कर रहे हो तो झाग का निर्माण का क्या होता है? तो आप इसको बोलोगे, देखो जब कठोर जल में हम साबुन डालते हैं तो वहाँ पर झाग का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा साबुन है उसका जो अणु है वो किससे अभिक्रिया कर लेता है, खारे पानी में या कठोर जल में जो हमारे आयन है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयन हैं उनसे जाके जुड़ जाता है, और इसलिए जो है वो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण करता है, और फलस्वरूप हमें जो झाग मृदु जल में मिलती है वो कठोर जल में नहीं मिल पाती है। पढ़ चुके हैं अपन, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, अपने आप से लिखना है आपको। फिर उसके बाद है हमारे पास में, यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आप क्या प्रेक्षण करेंगे? देखो साबुन जो होता है ना, साबुन, इनकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति होती है। क्षार माने बेस, क्षारीय प्रकृति है ना, बेसिक नेचर होता है, या मैं केवल बेस लिख रहा हूं। साबुन कैसे होते हैं, बेस होते हैं। तो मैंने अभी भी आपको बोला कि अगर आप इसके आगे लिटमस पेपर लेके जाओगे तो क्या होगा, तो सेम यही चीज यहां काम आ जाएगी। तो अगर अम्ल जो हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल रहे हैं, तो जो क्षार हैं वो लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं। BRB आप चाहो तो याद रख सकते हो। बेस ये किसके लिए है, बेस के लिए है, ये है रेड और ये है कलर ब्लू, तो रेड से ब्लू में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बस यही इसका उत्तर होगा कि जो साबुन है वो लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। अभी लिटमस पत्र क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा लिटमस पेपर वगैरह क्या है, कहाँ से आता है, हो क्या रहा है। फिर उसके बाद है हमारे पास में हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, और पूछा इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। अब सोच के देख लो, ये जो मैंने आपको औद्योगिक इसका अनुप्रयोग बताया था ये किसी ने नहीं बताया है, ना हमारे एनसीईआरटी में है कहीं लिखा हुआ, ना किसी किताब में आपको ऐसा लिखा हुआ। मतलब किताबें मैंने तो जो पढ़ी अब तक उनमें नहीं पढ़ा इस तरह से। बड़ी क्लिष्ट भाषा में होता है, कठिन शब्दों में समझा रखा होता है, उसको सरलता से नहीं समझा रखा होता। इंटरनेट पर ढूंढोगे तो ज़रूर आपको मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको कि जो हमारे वनस्पति तेल वगैरह होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनको किस में हम लोग बदलते हैं, सैचुरेटेड में, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में बदलते हैं। हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की स्थिति में, उपस्थिति में, वो भी कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, 443 ही था शायद, हाँ इतने टेम्परेचर पर। तो तब जाकर के क्या बनते हैं, हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और इस अभिक्रिया को हमने क्या बोला था, हाइड्रोजनीकरण बोला था। तो मैंने आपको बताया था नकली मक्खन वगैरह बनाने के लिए, लेकिन नकली मक्खन यहाँ मत लिखना यार, यहाँ तो आप लिख देना कि औद्योगिकीकरण करते हैं बस उसको असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए बस, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिटिक्स नहीं बनना ना, हमें यहाँ पे गलत ऊटपटांग कुछ नहीं लिखना। गलत तो खैर नहीं है जो हमने बोला है, लेकिन फिर भी हमें ना अच्छा लिखना होता है, ये चीज़ आप लिख देना। फिर उसके बाद मतलब ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या है आप बता सकते हो इसको, है ना, बड़ी सिंपल सी है, बहुत डिटेल में पढ़े अपन। दिए गए हाइड्रोकार्बन है हमारे पास कुछ एक, C2H6 है, C3H8 है, C3H6 है, C2H2 है, CH4 है।
तो कह रहा है इनमें से किस में संकलन अभिक्रिया होगी। संकलन मतलब वही हाइड्रोजनीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किस में हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। तो देखो हाइड्रोजन किस में ऐड होगा, जिसमें ज़रूरत है, जिसमें क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब जो कैसा है अनसैचुरेटेड है, उसमें हो जाएगी अभिक्रिया, बाकी वाले में नहीं होगी। क्लियर हुई बात। तो अनसैचुरेटेड यहाँ पर आप ढूंढो कौन से आराम से आप ढूंढ सकते हो, फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो। जैसे CH4 नहीं है, C2H2 है, क्योंकि यहाँ पर पक्की बात है डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, और C3H6 जो है वो भी है, क्योंकि ये भी कैसा है डबल बॉन्ड है यहाँ पर। लेकिन जो C2H6 है वो नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, मतलब संतृप्त है। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या है आपकी संकलन अभिक्रिया हो जाएगी, वो ढूंढ करके आप इसको बता दो। फॉर्मूला इसके लिए आप याद रखना, संतृप्त के लिए हमारे पास में सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला था CnH2n+2, मतलब ऐसे चेक कर सकते हो आप बिना ड्रॉ किए, और डबल बॉन्ड के लिए था CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था CnH2n-2। तो ये एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला, ये आप याद रख लोगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें दे रखा है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। संतृप्त व असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चीज का ना जिक्र जो है हमें चैप्टर में कर नहीं रखा है। 14th क्वेश्चन है ये आपका, चैप्टर में नहीं कर रखा, मतलब आपके पास एक तरफ है संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, और एक तरफ है या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स कार्बन के कंपाउंड। फिर कह रहा है इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और एक परीक्षण से करना है, एक टेस्ट करके करना है आपको। तो टेस्ट कैसे करोगे, देखो आप बोलो इसको कि एक मान लो हमने टेस्ट ट्यूब यहां ली है और एक टेस्ट ट्यूब हमने यहां ली है। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कोई भी, जैसे अगर मान लो सिंगल बॉन्ड वाला है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मान लो हम लोग है ना मक्खन ले सकते हैं, थोड़ा सा मक्खन को पिघला लेंगे तो वो संतृप्त है, ये समझाई थी मैंने आपको यहाँ पे बात। तो उसको पिघला के आप यहाँ डाल दो थोड़ा सा मक्खन को, और दूसरे वाले में आप क्या करो, थोड़ा सा तेल ले लोगे कोई, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप तो इस चक्कर में भी मत पड़ो, आप बोलना एक में हम संतृप्त ले लेंगे थोड़ा सा और एक में हम असंतृप्त ले लेंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, ब्रोमीन जल या ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको अपन। अब ये ब्रोमीन वाटर क्या है, ब्रोमीन का जो है एक जल में हमारे पास सॉल्यूशन है ब्रोमीन वाटर। इसका कलर कैसा होता है, ऐसा ही कलर होता है इसका, ऑरेंज ब्राउन कलर, मतलब रेड ब्राउन कलर होता है, ऑरेंज जैसा कलर होता है। तो इसको हम डालेंगे दोनों में, थोड़ा इसमें डालेंगे और थोड़ा जो है इसमें डालेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इसका कलर गायब हो जाएगा, मतलब इसका जो रंग है ब्रोमीन का वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उसका कलर बना रहेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा संतृप्त है और कौन सा असंतृप्त है। बहुत सिंपल है ये रिएक्शन, बहुत सिंपल ही है, आप नेट पे ढूंढोगे थोड़ा सा मिल जाएगी आपको, नहीं तो भी तो मैं आपको इसका कलर तो बता ही रहा हूँ कैसा होता है ब्रोमीन वाटर का, बहुत सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर आपके लिए होमवर्क है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि कितना डिटेल में पढ़े हैं अपन, पूरा एक वीडियो दिया है हमने उस पर, मिसेल का निर्माण किस तरह होता है और साबुन किस तरह से काम करता है, साबुन का जो अणु है कैसा कैसा होता है, और फिर धोबी पछाड़ करके हम सारी मैल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये चैप्टर फाइनली पूरा हुआ है अपना 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। ईमानदारी से करो, अच्छी राइटिंग में कॉपी में काम करो, जो भी मैंने आपको होमवर्क्स दिए हैं वो करो, भेजो मेरे तक। आपको पता है 1000 अगर व्यूज़ होते हैं ना, 2 बच्चों का होमवर्क पहुंचता है मेरे पास में, मतलब एक डेढ़ दिन में अगर 1000 व्यूज़ हो जाते हैं वीडियो पे, तो भी मेरे पास 2 या 3 बच्चों का ही होमवर्क पहुंचता है। हालांकि ये है कि मैं देखो देखता ज़रूर हूँ, सबको मैं रिप्लाई टाइमली नहीं कर पाता, लेकिन हाँ मैं देखता ज़रूर हूँ, ठीक है क्या। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मेरी तरफ से भी जो आंसर्स होंगे प्रॉपर लिखे हुए नोट्स वाले, वो भी अपलोड हो जाएंगे, और वो जगह क्या है आजकल में 1-2 दिन में आपको ज़रूर पता चल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।